नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक बार फिर से हाजिर हैं सेहतनामा में आपकी सेहत की बात करने के लिए। और आज का विषय जो है वो ऐसा टॉपिक है जो इस देश में बहुत से लोग इससे परेशान हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे नशा मुक्ति को लेकर। ना जाने कितने परिवार बर्बाद हो गए हैं, ना जाने कितने घर उजड़ गए हैं, लेकिन कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं शुद्धि नशा मुक्ति केंद्र भोपाल के एडिक्शन काउंसलर राजीव तिवारी, जो नशे से बचने और उससे छोड़ने के बारे में क्या कुछ किया जा सकता है वो आपको जानकारी देंगे। बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय देने के लिए, क्योंकि विषय ऐसा है, मुझे लगता है जो लोग इस समय इस खास पेशकश को देख रहे होंगे वो समझ रहे होंगे कि वाकई में ये एक अमृत समान ये टॉपिक आज है और इस पर आप बताने जा रहे हैं। पहला प्रश्न मेरा ये होगा कि अगर हम पूरे भारत की बात करें, क्योंकि आप ये काम करते हैं और आप बखूबी ये काम करते हैं, पूरे भारत की बात करें, क्या स्थिति है भारत में नशे के आदी लोगों की? मैडम, भारत में 2019 से पहले कोई सर्वे नहीं हुआ था नशे की स्थिति के ऊपर। 2019 में केंद्रीय सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने दिल्ली में एम्स में एक नेशनल ड्रग डिपेंडेंट ट्रीटमेंट सेंटर है, उससे एक सर्वे कराया जिसने की रिपोर्ट दी। उसका रिपोर्ट का नाम है मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया। ये रिपोर्ट बताती है कि हमारे देश में लगभग 28 करोड़ लोग किसी न किसी तरीके के मादक पदार्थ का यूज़ कर रहे हैं। इस 28 करोड़ में से 16 करोड़ लोग शराब ले रहे हैं और 12 करोड़ लोग अन्य ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। यही रिपोर्ट बताती है कि इन 28 करोड़ लोगों में से 7.5 करोड़ लोग जो हैं वो प्रॉब्लम यूज़र हो गए हैं। 7.5 करोड़ जनसंख्या मतलब कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या के बराबर लोग प्रॉब्लम यूज़र हो गए हैं, जिनको नशे के कारण प्रॉब्लम हो रही है। वो अपने नशे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वो ज़्यादा मात्रा में नशा करने के कारण उनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही हैं। वो सोसाइटी में लोगों को प्रॉब्लम पहुंचा रहे हैं, वो अपनी फैमिली को प्रॉब्लम पहुंचा रहे हैं और सबसे ज़्यादा वो खुद प्रॉब्लम में हैं। और यही रिपोर्ट बताती है कि इन 7.5 करोड़ लोगों में से 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि किसी तरीके से हमारा ये नशा बंद हो जाए। वो इसमें फंसा हुआ पा रहे हैं अपने आप को, लेकिन वो चाह कर भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपने जैसा कहा कि 6 करोड़ के तकरीबन लोग ऐसे हैं जो चाहते तो हैं कि नशा वो ना करें, नशा उनका बंद हो जाए, ये लत उनकी छूट जाए, लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहे। क्या कारण है इसके पीछे कि वो लोग नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं? जी देखिए मैडम, कारण ये है कि जैसा कि हमने बताया कि 28 करोड़ लोगों में से 7.5 करोड़ लोग प्रॉब्लम यूज़र हो गए। प्रॉब्लम यूज़र होने का मतलब ये है कि वो लोग उस चीज़ के ऊपर शारीरिक और मानसिक रूप से निर्भर हो गए हैं। उनका शरीर वो मांगने लगा है, वो मादक पदार्थ मांगने लगा है। वो लोग उसके यूज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उनके बॉडी में एक अलग तरीके की क्रेविंग होती है, मोर की। उनकी बॉडी मोर मांगती है, वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं ज़्यादा लेने से। इस चीज़ को WHO ने 1964 में, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने उनकी जो डिसीज की लिस्ट होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज होता है उनका, उसमें उन्होंने एडिक्शन को डिसीज में डाला है, एक बीमारी में डाला है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मादक पदार्थों पे से कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने भी 1956 में एडिक्शन को डिसीज में डाल दिया था। भारत के स्वास्थ्य विभाग ने भी F9 से लेके F20 तक इसको डिसीज में रखा है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ इसको लेके भ्रांतियाँ हैं। अगर कोई व्यक्ति नशा पीड़ित हो जाता है और उसका कंट्रोल उस पर से ख़त्म हो जाता है, मतलब कि वो बीमार हो गया है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, कुछ धारणा बनी हुई है। लोग कहते हैं कि इसको अपने विल पावर से ठीक कर लो। उसके मन में शुरू से विचार भर दिया जाता है कि चाहोगे तो विल पावर से ठीक कर लोगे, जबकि एडिक्शन WHO कह रहा है कि एक बीमारी है। अब व्यक्ति क्या है कि खुद बीमार है और वो उसको इलाज की जगह विल पावर से ठीक करने की कोशिश कर रहा है।
तो हम कोई भी अगर कोई बीमारी है तो वो विल पावर से ठीक नहीं हो सकती, वो इलाज से ठीक हो सकती है। आप अपना छोटी सी बीमारी लूज मोशन या वायरल फीवर तक को आप उससे ठीक नहीं कर सकते हो विल पावर से। तो ये एडिक्शन एक जानलेवा बीमारी है। हमारे यहाँ भारत में हर साल लगभग 5 लाख लोग शराब से मर जाते हैं, हर साल लगभग 12 लाख लोग तंबाकू से मर जाते हैं। ऐसी जानलेवा बीमारी है। उसके यहाँ उसका ट्रीटमेंट ये होता है कि हम लोग विल पावर से ठीक करने की बात करते हैं। यहाँ पे लोग पूजा पाठ कराते हैं, यहाँ पे लोग सोचते हैं कि इसकी शादी कर दो ये ठीक हो जाएगा, वो बीमार हो गया है लेकिन शादी कर दो। मैं देखता हूँ, मैं इस चीज़ों को डील करता हूँ, तो कोई महामृत्युंजय जाप करा रहा है, कोई काल सर्प योग की पूजा करा रहा है, उसको एडिक्ट को पीटा जा रहा है, उसको तरह तरीके से यहाँ हमारे की तरफ बढ़ा जा रहा है। आष्टा है, वहाँ पे तो क्या होता है कि एक बाबा बैठा रहता है, तो वो हाँ वहाँ वो त्रिशूल चुभाता है जीभ में कि इसको त्रिशूल चुभा देंगे तो इसका नशा छूट जाएगा। अब देखिए एडिक्शन एक डिसीज है, जानलेवा डिसीज है लेकिन लोग उसको समझते नहीं है कि ये इसको प्रॉब्लम हो गई है, ये चाह कर भी बंद नहीं कर पा रहा है। अगर मैं बात करें कि एक एडिक्ट का जब हम जीवन देखें, कोई भी व्यक्ति ये सोच के घर से नहीं निकलता है कि आज मैं इतनी शराब पीऊँगा कि बाहर मैं शराब की दुकान के बाहर कचरे में पड़ा रहूँगा, आज मैं इतनी शराब पीऊँगा कि पूरे मोहल्ले के को ललकारूंगा कि आओ बाहर निकलो बताता हूँ तुम्हें, और फिर पूरा मोहल्ला आके उसको मारेगा। कोई इतना नहीं पीता है, चाहता है कि मैं घर जाऊंगा, शराब पीऊंगा और लौट के अपने घर में ही आग लगा दूंगा। लोगों में जरा सी बात पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है, इतनी मात्रा में वो लोग लिए रहते हैं, उनका मानसिक संतुलन खत्म हो चुका रहता है, खराब हो चुका रहता है। तो कुछ भ्रांतियां हैं, लोगों को मालूम नहीं है कि हमारा बच्चा एडिक्ट हो गया है तो हमको करना क्या है। उसको नहीं मालूम है कि मैं अब क्या करूं, मेरे साथ ऐसा हो गया है, मैं रोक नहीं पा रहा हूं। उसको भी जानकारी नहीं है, उसको बोला जा रहा है विल पावर से ठीक कर लो, विल पावर से ठीक कर लो। तो इस तरीके की भ्रांतियां हैं, व्यक्ति को निकलने नहीं दे रही हैं। और एक निकल ना पाने की जो वजह है ना, मैंने आपको बताया कि आदमी डिपेंडेंट हो जाता है। डिपेंडेंट होना मतलब उसका शरीर मांगने लगता है। डिपेंडेंसी ऐसी होती है कि यदि व्यक्ति को जिस चीज़ के ऊपर वो डिपेंडेंट हो गया है उसको वो चीज़ नहीं मिलेगी तो उसकी बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं करेगी। मैं लोगों को देखता हूँ कि अगर उन्हें सवेरे सवेरे शराब नहीं मिले ना, उनके हाथ कांपने लगते हैं, पूरा शरीर कांपने लगता है। और ये कांपना उनका बंद होता है जब उनको शराब मिल जाती है। व्यक्ति जो है उसको टाइम पे शराब ना मिले ना, जब हैवी डिपेंडेंसी हो जाती है तो उसको घबराहट होने लगती है। और इससे बुरी स्थिति, और जब डिपेंडेंसी बढ़ती है तो वो हेलुसिनेशन में जाने लगता है। उसको टाइम में शराब ना मिले तो वो पागल जैसा हो जाता है, उसको आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, उसको लगता है कि कोई पीछे भाग रहा है। और सबसे ज़्यादा जब डिपेंडेंसी हो जाती है, एक स्थिति ये आ जाती है कि यदि व्यक्ति को नशा नहीं मिलेगा, उसका वो पदार्थ नहीं मिलेगा, शराब नहीं मिलेगा, स्मैक नहीं मिलेगा, जिस भी चीज़ पे वो डिपेंडेंट है, तो टाइम पे नहीं मिलेगा तो वो डिलीरियम में चले जाएगा। डिलीरियम एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है और उसकी जान चली जाती है। लोग ये जानते हैं कि लोग नशे से मर जाते हैं, लेकिन वो लोग ये जानते नहीं है कि नशा ना मिलने से भी आदमी मर जाता है। एक स्थिति ये आ जाती है। बहुत सारे लोगों को घर वालों ने नशा छुड़ाने के लिए कमरे में बंद कर दिया कि हम इसको निकलने नहीं देंगे। उसकी डिपेंडेंसी बहुत हाई थी और सवेरे फिर जब घर गेट खोला ना 1-2 दिन बाद तो उसकी लाश निकलती है। थानों में बहुत सारे लोग ऐसे ही मरे कि उनसे नशे में कोई केस हो गया, पुलिस केस हो गया, पुलिस ने उसको ले जाके रिमांड पे थाने में बंद कर दिया, उसको टाइम पे नशा नहीं मिल पाया तो वो मर गया। पेन होता है व्यक्ति को, वो चाह कर भी। कोई जो एक बार एडिक्ट हो गया ना, मैंने आपको बताया 7.5 करोड़ में से 6 करोड़ लोग चाह रहे हैं कि हम बंद कर दें, वो बंद नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जब वो बंद करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें शारीरिक और मानसिक परेशानियां होती हैं। एक जो हम बात करें कि व्यक्ति नशा क्यों करता है, तो इसका कारण रहता है शुरुआत में कि कोई भी बच्चा या आदमी कैसे इसमें फंसता है। तो कारण ये रहता है कि ये भी जो भी मादक पदार्थ हैं, शराब हो, गांजा हो, स्मैक हो, अफीम हो, तो इनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है कि जब हम इनको लेते हैं तो हमारे माइंड में एक डोपामिन नाम का हार्मोन, एक ये हैप्पी हार्मोन है, ये रिलीज़ होता है। तो उसके कारण आदमी को प्लेजर फील होता है। इस कारण व्यक्ति मादक पदार्थों को लेता है।
लेकिन जो लोग एडिक्ट हो जाते हैं तो उनके साथ क्या हो जाता है कि अब यदि उनको वो पदार्थ नहीं मिले तो उनके माइंड में वो डोपामिन नाम का हार्मोन, हैप्पी हार्मोन जो है ना, वो रिलीज ही नहीं होगा, उसको खुश होना ही वो बंद हो जाता है। वो आप उसे ऐसे देखेंगे ना कभी भी, यदि किसी एडिक्ट को आप भले ही उसके घर में शादी है, आप उसे देखेंगे अगर यदि वो दारू नहीं पी पाया तो आपको ऐसा लगेगा कि वो किसी मैयत में आके बैठा हुआ है, और यदि उसने पी ली ना तो हो सकता है कि वो पड़ोसी के यहाँ पे नाच के आ जाए। तो उसको अच्छा लगना बंद हो जाता है, उसको खुश होने के लिए, उसको अच्छा महसूस करने के लिए शराब पीनी पड़ती है, डिपेंडेंसी होती है, जिस कारण व्यक्ति चाह कर भी बंद नहीं कर पाता है, उसको अकेलापन हो जाता है, उसको एंजाइटी हो जाती है, बहुत से ऐसे मानसिक जो निर्भरता है वो आ जाती है, जिस कारण वो चाहकर भी बंद नहीं कर पाता है। जी डॉक्टर, एक मेरा और सवाल है। सवाल ये, जैसे कि हम अभी ये बात कर रहे थे कि 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ये छूटे, लेकिन चाह कर भी नहीं छोड़ पाते हैं, और कहते हैं ना कि कोई भी शराबी या कोई भी नशे वाला रोज सुबह उठ के कहता है आज शाम को नहीं पीऊंगा, और शाम होते होते उसको वो पी लेता है। तो बार बार ये भी उनको कहा जाता है तुमने सुबह बोला था, लेकिन शराबी की बात का विश्वास नहीं करना, सुबह बोलेंगे कि छोड़ दूंगा, शाम को वो पी लेगा। मेरा ये कहना है कि नशा मुक्ति केंद्र जो है सर, यहाँ पर ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? बहुत से लोग होते हैं, हो सकता है जाना चाहते हो, इसको छोड़ना चाहते हो, लेकिन उनको नहीं पता कि उपचार कैसे किया जाता है, क्या प्रोसीजर है उस उपचार का, इसलिए डरते हो। देखिए, व्यक्ति जाता इसलिए नहीं क्योंकि उसके माइंड में फीड कर दिया गया है कि तुम तो विल पावर से छोड़ दोगे। उसको एक भ्रम हो गया है कि मैं जब भी चाहूँगा तो खुद बंद कर दूंगा, जब भी चाहूँगा खुद बंद कर दूंगा। लेकिन ये बहुत से शराबियों में मरते दम तक भ्रम बना रहता है कि मैं खुद बंद कर दूंगा। और जहाँ तक नशा मुक्ति केंद्र में उपचार की बात है, ये एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर है। यहाँ पे एडिक्शन को एक बुराई के तौर पे नहीं लिया जाता, एक एडिक्ट को एक बुरे व्यक्ति के तौर पे या पागल व्यक्ति के तौर पे नहीं लिया जाता है, एक व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति के तौर पे लिया जाता है। तो जब कोई व्यक्ति नशा मुक्ति केंद्र में उपचार के लिए जाता है तो उसका एक वैज्ञानिक तरीके से मतलब कि इलाज चालू होता है। जैसे कि वो जाएगा, जैसे ही उसको नशा मिलना बंद होगा, उसको शराब मिलना बंद होगा, तो उसको विड्रावल सिम्टम्स आएंगे, उसकी बॉडी एबनॉर्मल होगी। तो उसके लिए नशा मुक्ति केंद्रों में जो साइकेट्रिस्ट रहते हैं वो विड्रावल ट्रीटमेंट करते हैं कि उसको जो शारीरिक परेशानी हो रही है, मानसिक परेशानी हो रही है, उसको जो घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, उसको गुस्सा आ रहा है, तो उसके लिए वहाँ पे विड्रावल ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको दवाइयाँ दी जाती है। क्योंकि एकदम से बॉडी डिपेंडेंट है ना, डिपेंडेंसी है। अब नहीं मिलेगा पदार्थ तो मैंने बताया उसको पेन होगा, और उस पेन के कारण वो चाह कर भी ना चाह कर भी उसको पीना रहता है। मतलब कि स्थिति ये है ना, हमारे देश में लगभग 5 लाख लोग शराब से मरते हैं हर साल, और यह आश्चर्य की बात है उनमें से अधिकतर को डॉक्टर बोल चुका रहता है कि तुम पियोगे तो मर जाओगे, लेकिन वो पीते हैं और मर जाते हैं। इतनी खतरनाक बीमारी है। तो उस विड्रावल ट्रीटमेंट की उसको ज़रूरत रहती है, जो कि एक मनोचिकित्सक के दवाई और मेडिसिन के माध्यम से उस पेन को उसे कम किया जाता है। उसको नशा मुक्ति केंद्र में जब व्यक्ति कहा जाता है कि जब वो नशा लंबे समय पे नशा करता है तो उसके विचार, उसके व्यवहार और उसकी जो भावनाएं हैं वो विकृत हो जाती हैं, वो खराब हो जाती हैं। तो उस पर भी काम करना पड़ता है नशा मुक्ति केंद्र में। डॉक्टर, अगर मैं उपायों की बात करूं तो नशे से बचने के लिए, उसके विचार, उसके नशे से बचने के लिए ऐसे कौन से उपाय हैं जो किए जाते हैं जो कारगर भी साबित होते हैं? देखिए, अगर आप उसमें फंस चुके हैं तो फिर आपको इलाज ही कराना पड़ेगा, और वो इलाज केवल शारीरिक नहीं होगा। ये जो बीमारी है इसको 3 डायमेंशनल डिसीज कहा जाता है कि ये माइंड, बॉडी, माइंड और सोल की बीमारी है। तो उसकी बॉडी पे काम करना पड़ेगा, विड्रावल ट्रीटमेंट करेगा। उसके जो माइंड पे, जो उसके थॉट्स और फीलिंग्स जो नेगेटिव हो चुकी है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, जिसके लिए कि साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, इनसाइट ओरिएंटेशन होता है, साइको एजुकेशन होती है जो कि उसकी फैमिली को दी जाती है कि ये क्यों चला जाता है पीने। उसका जो साइको एनालिसिस किया जाता है कि बचपन में क्या ट्रॉमा हुआ है। क्योंकि एक व्यक्ति जो है लंबे समय जब नशा करता है ना, तो वो
खुद की नज़रों से गिर जाता है, वो खुद से डिटैच हो जाता है, वो अपनी फैमिली से डिटैच हो जाता है, वो अपनी सोसाइटी से डिटैच हो जाता है। हम एक कहते हैं ना हायर पावर, उसका उस ईश्वर पे से भरोसा, वो अकेला हो जाता है। तो हमको इलाज के माध्यम से उसको जोड़ना है, उसका पुनर्वास करना है, उसको खुद को पसंद करवाना है, क्योंकि वो खुद से नफरत करने लगा है, वो खुद का सामना नहीं कर पाता है, वो परिवार का, समाज का सामना नहीं कर पाता है। हमको उसको जोड़ना है, उसकी फैमिली से जोड़ना है, उसको समाज से जोड़ना है, उसको मुख्य धारा में लेके आना है, उसके हमें विचारों पे काम करना रहता है। एक आध्यात्मिक पहलू भी रहता है कि हम कहते हैं ना कि बीमारियां जो हैं शारीरिक भी होती हैं, क्लिनिकल भी होती हैं और स्पिरिचुअल भी होती हैं। एक ने मुझे बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था डिप्रेशन का, कि डिप्रेशन दो तरीके का होता है, क्लिनिकल होता है, एक स्पिरिचुअल होता है। क्लिनिकल डिप्रेशन में हार्मोन्स की या केमिकल की कमी के कारण व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाता है। स्पिरिचुअल डिप्रेशन में उदाहरण दिया था कि कोई शौक सा लगा होता है, कि जैसे एक ने उदाहरण दिया था मुझे कि महाभारत में जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो अर्जुन एकदम से डिप्रेशन में चला गया। उसने कहा मैं नहीं लड़ूंगा, तो उसको गोलियां नहीं दी गई थी, उसको एक स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट दिया गया था, उसको गीता दी गई थी, जिसके कारण वो वापस आया था। तो कुछ बीमारियां जो हैं शारीरिक होती हैं, मानसिक होती हैं और आध्यात्मिक होती है। तो ये जो बीमारी है ये माइंड, बॉडी और सोल की है। इसमें शरीर का भी उपचार होना है, उसके विचारों का भी और भावनाओं का भी उपचार होना, उसकी आत्मा पे भी कहीं ना कहीं काम किया जाना है, क्योंकि वो स्वार्थी हो चुका है, वो आत्म केंद्रित हो गया है। यदि उसके घर में आटा नहीं है ना, उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, उसको 100 रुपये मिलेंगे ना, वो खाना नहीं लेके आएगा, वो उसकी जाके शराब पी लेता है। वो अपने बच्चों का खाने के, बिजली के जो पैसे रहते हैं, लाइट कट जाती है, गर्मी में कूलर पंखा बंद हो जाता है, लेकिन वो शराब पी लेता है। वो उसका कहीं ना कहीं आध्यात्मिक, और जो शराब पीता है उसकी जिंदगी शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर उसे तो खैर होश ही नहीं है, उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है। जो बहुत लत वाले लोग होते हैं, उनके आसपास की जो जिंदगियां होती हैं वो भी बीमार हो जाती हैं, वो मानसिक तौर पर बीमार हो जाती हैं। उस घर की महिला जो मुझे लगता है दिन रात यही सोचती रहती होगी कि शाम को पति आएगा, या बच्चों को लगता है उनके पिता आएंगे तो वो नशे में धुत आएंगे। डॉक्टर, मेरा सवाल है एक, 2-3 कैटेगरी के लोग होते हैं। कुछ कहते हैं कि हम ओकेजनली पीते हैं, लेकिन ये ओकेजनली से यहाँ तक का सफ़र कैसे तय होता है कि आप बिना शराब के रह ही नहीं सकते? ये यहाँ तक कैसे पहुँचता है इंसान? क्या वो सीमा होती है जिसको क्रॉस कर दिया जाता है और फिर हालात ये कि कुछ भी बेचकर बस शराब पीनी है? देखिए मैडम, हमने देखा ना कोरोना के सब पे असर नहीं करता है। कुछ लोगों को कोरोना हो जाता है, कोई सिम्टम्स नहीं आता है और कोई मर जाता है, किसी की हालत ख़राब हो जाती है। मतलब कि हम देखें तो 1-2% लोग मरते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, एडिक्शन में क्या है कि 27 करोड़ लोग 28 करोड़ लेते हैं, 28 करोड़ में से 7.5 करोड़ कंट्रोल खो बैठे हैं। मतलब लगभग 27% लोगों का के ऊपर ये बुरी तरीके से, मैं ये नहीं कहता कि सभी को दिक्कत हो जाती है, लेकिन 27% संभावना है कि यदि आपने किसी चीज़ को लिया है तो आपका उसका पे से कंट्रोल खत्म हो जाएगा। सबका कंट्रोल नहीं खत्म होता। 28 करोड़ लोगों में से 21 करोड़ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7.5 करोड़ को है। शराब जो पीते हैं 16 करोड़ लोग, उनमें से 5.5 करोड़ को प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कहता सबको प्रॉब्लम होती है, ये एक बीमारी है एडिक्शन, ये सभी को नहीं होती है। बहुत से लोग हैं जो जीवन भर 2 पैक पीते रहते हैं, बहुत से जो लोग जो हैं वो 2 पैक पीते हैं और 2 पैक से वो 2 बोतल पे पहुंचते हैं, और उसके बाद वो इस हद तक पहुंचते हैं कि एक तरफ बोतल पड़ी होती है और दूसरी तरफ वो पड़े होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बीमारी है, ये किसको हो जाए बीमारी? ये देखा ये गया है, ये जो सर्वे रिपोर्ट बताती है लगभग 27% लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। अब किसकी लॉटरी खुल जाए ये पता नहीं है। लेकिन मैं उन तमाम लोगों की तरफ से मैं आपका धन्यवाद ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि वो परिवार जो उजड़ रहा है उस परिवार को वापस पटरी पर लाने का काम आप करते हैं। डॉक्टर, क्या कुछ उदाहरण हैं जिसके बारे में आप बता सकें? क्योंकि वो 6 करोड़ में से कुछ लोग जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी हो चाह रहे हो कि नहीं भाई छोड़ना है, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हो, कोई ऐसा मोटिवेशनल उदाहरण जो आप बता पाएँ कि फलां को आदत थी लेकिन हमारे पास आए और ऐसा कुछ हुआ, उनको बताया गया और आज उन्होंने नशे को बिल्कुल छोड़ दिया है?
देखिए मैडम, मैं आपको बताऊं, मैं एडिक्शन काउंसलर हूं, और एडिक्शन काउंसलर वो लोग भी बन सकते हैं जो लोग जो कभी नशे से पीड़ित थे और जिनकी 2 साल की रिकवरी है, जिन्होंने 2 साल से नशा नहीं किया। मैं बताऊं कि मैं लगभग 20 साल तक नशे से ग्रसित रहा, और सभी तरीके का शराब, गांजा, चरस, स्मैक, ब्राउन शुगर का मैंने सेवन किया। मैं खंडरों में रहने लगा था, और मैंने अपने घर का चूल्हा तक बेच दिया था। मैंने अपने बीवी को, बच्चों को, माँ को मारा, पीटा, और मैं इस स्थिति में पहुंच गया था कि मेरा घर भी बिक गया था, और मैं रोड पे लोगों से 10-10 रुपये मांगा करता था। मुझे पहली बार मेरे भाई ने बेंगलोर में निमेंस में भर्ती करवाया, फिर भी मैं वहाँ से आया और मैंने फिर पी। फिर मुझे दूसरी बार एक दूसरे रिहेबिलिटेशन सेंटर में भर्ती कराया, जहाँ पे कि मैं 4.5 महीने रहा लगभग, और उसके बाद मैं अभी फ़िलहाल मैं 9 साल से नशे से दूर हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि इसका इलाज हो जाता है आसानी से। मैं यही कहूँगा कि इसका इलाज मुश्किल होता है। एक बार आप एडिक्ट हो जाते हो तो एक तलवार सी आपके सर पे हमेशा लटकती रहती है। मुझे आज भी सजग रहना पड़ता है, मुझे आज भी सावधान रहना पड़ता है कि मैं इसकी ओर दोबारा ना चले जाऊँ। अच्छा, ये आपने अपना उदाहरण दिया, ये बहुत काबिले तारीफ है कि आप खुद के बारे में बता रहे हैं कि मैंने जीत हासिल की है, इस नशे पर जीत हासिल की है। मैं थोड़ा जानना चाहूँगी, आपने कहा कि मुश्किल तो ज़रूर होता है ट्रीटमेंट, और ये हर किसी को समझना होगा, लेकिन वो थोड़ी सी मुश्किल आपके आने वाले जीवन को ज़रूर संवार देगी, ये ज़्यादा सही होता है। क्या कुछ उस दौरान जब आपने ठान ली कि भाई आपको ये छोड़ना है नशा, क्या कुछ उस दौरान हुआ? कैसे निकले? क्या कुछ वो तमाम चीज़ें आप पर आजमाई गई जिससे आपने छोड़ दिया और 9 साल से आप बिल्कुल दूर हैं? देखिए, मेरे पे जो आजमाई गई, देखिए मेरा जब मैंने पिया, मुझे भी एक दोस्त ने, जैसा 95% केसों में होता है कि कोई बच्चा ही आता है और कहता है एक बार लेके देख, मज़ा आएगा। हम मना करते नहीं, तो वो कहता है अबे डर गया तू। लेकिन हम कहीं आ जाते हैं कि यार एक बार पी के देख लेते हैं कैसा लगता है, तो वो इसकी प्रॉपर्टी है, इसको लेंगे हम तो अच्छा फील होगा। वो अच्छा लगा मुझे, कहीं ना कहीं उसने मुझे एक बूस्टर दिया। मैं थोड़ा संकोची व्यक्ति था, मुझे डांस वांस नहीं करता था, मुझे कुछ रहते ना बच्चे शादी में इनको खींच के नचवाना पड़ता है, मैं उस वैसा था। लेकिन मैं पीने लगा तो मैं खुल के कूद के डांस करने लगा। जिन कुछ लोगों से मुझे डर लगता था तो मैंने दारू पी के दी उनको गालियाँ, तो एक बूस्टअप दिया उसने मुझे। लेकिन जब धीरे धीरे 2.5-3 साल में क्या हुआ कि मेरे नंबर कम होने लगे, मुझसे लोग दूर रहने लगे, मेरे लड़ाई झगड़े होने लगे, मेरे पुलिस केस होने लगे, और मैंने सोचा कि इसे मैं बंद कर दूं। तो उसके बाद मुझे 17 साल लग गए बंद होने में। इतना आसान नहीं रहता। मेरे साथ, मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ मेरे घर वाले, मतलब मेरी माँ MSc थी, लेकिन वो बाबा से भभूत लेके आई परेशान होके कि जब ये घर से जाए तो इसके पीछे से इसके भभूत छिड़क देना, तो ये नहीं पिएगा। मेरे को नासिक ले जाया गया माँ मृत्युंजय जाप कराने। मुझे सोने की, मुझे चांदी की अंगूठियाँ पहनाई गई नशा बंद कराने के लिए, ज्योतिषियों से लेके। हालांकि वो बेच के भी मैंने पी। मैंने घर का चूल्हा और मैं सैकड़ों बार, मैंने हजारों बार कसम खाई कि कल से नहीं पीऊँगा, मैं बंद कर दूंगा। लेकिन मुझे क्रेविंग होती थी, मुझे पूरे में दर्द होना लगता था, मुझे जकड़न होने लगती थी, मुझे ना चाह कर भी पीना पड़ता था। ये एक ऐसी चीज़ है कि आप इसमें घुस गए ना एक बार, तो आप लाख सर पीट लो, आप कोशिश कर लो, लेकिन आप निकल नहीं पाते हो। जी। तो जैसा आपने कहा कि आप कितना ही कुछ कोशिश कर लो, आप निकल नहीं पाते हो। समय तो खैर इशारा कर ही रहा है, लेकिन मैं बस ये जानना चाहूँगी कि अगर ठान लो तो निकल सकते हैं, क्योंकि आप तो सबसे बड़ा उदाहरण इस समय हमारे सामने बैठे हैं। कितना मुश्किल था आपके लिए इस नशे की लत को छोड़ना और इससे बाहर निकलना, और फिर कैसे ये मोटिवेशन आया कि अब मैं और लोगों की लतों को, नशे की लत को छुड़वाऊंगा? देखिए, मेरे लिए ये कहूँ कि मैंने ठान नहीं लिया। मैंने ठान के तो बहुत रखा हुआ था कि मैं खुद निकलूँगा। मैंने वो जो ठाना हुआ था ना, उसको मैंने कहीं ना कहीं मेरे भाई के माध्यम से, मदर के माध्यम से, मेरी पत्नी के माध्यम से कहीं ना कहीं मैंने उसको छोड़ा कि अब मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं निकल पाऊँगा, खुद नहीं निकल पाऊँगा, मुझे मदद लेनी पड़ेगी। मैंने इलाज के लिए हाथ बढ़ाया, मैंने एक वैज्ञानिक तरीका अपनाया
मैंने उसको लिया और जब मैं वहाँ से निकल के आया तो मुझे कुछ लोगों ने बताया कि तुम वहाँ पे जाओगे और जो तुमने सीखा है उन केंद्रों में, भोपाल के केंद्रों में बताओगे तो उससे तुम्हें भी फ़ायदा मिलेगा। और मैं गया भोपाल के केंद्रों में, तो मैं बेंगलोर में रह के आया था, तो मैंने जब देखा तो मैंने यहाँ के केंद्रों में पाया कि यहाँ के एमपी के केंद्र जो है कुछ पीछे हैं। जो वो लोग जो थेरेपी जो साइकेट्रिस्ट का यूज़ कर रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट का यूज़ कर रहे हैं और साइकोथेरेपिस्ट का यूज़ कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ कमी है। तो इस तरीके से मुझे लगा कि वहाँ जो चीज़ें हो रही हैं वो मुझे यहाँ करना चाहिए, वो औरों तक आपको पहुँचानी चाहिए। और बिल्कुल आप पहुँचा रहे हैं। उदाहरण भी मैंने आपसे इसीलिए पूछे और आपने सबसे पहले अपना उदाहरण दिया, और वो उदाहरण जो हमारे सामने है तो वो लोग ज़रूर भरोसा कर सकते हैं कि जब आप निकल सकते हैं नशे से तो आप औरों को निकाल भी सकते हैं। तो मुझे लगता है लोगों को ज़रूर कांटेक्ट करना चाहिए, एक बार उन परिवारों को कांटेक्ट करना चाहिए जो इस कगार पर आ गए होंगे कि घर में अगर कुछ भी पैसे हैं तो नशे का आदी शख्स उसको बेचकर नशा करेगा। समय मुझे इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन मैं आपसे बहुत सारे सवाल मेरे मन में अभी भी हैं, लेकिन समय इजाज़त नहीं दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम परिवारों की ओर से, आप परिवारों को नशे की लत से निकालते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका। तो ये था सेहतनामा, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।